हेलो। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो हमने लास्ट वर्क डन करना डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए सीख लिया था। शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज एनर्जी। एनर्जी जैसे हमने बचपन में पढ़ा था क्लास नाइन्थ में, सिंपली किसी भी वर्क के करने की एबिलिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी को मैं सिंपली डिफाइन करूं तो आप बोलिएगा द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक। अब ये एनर्जी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, मेनली आपको सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन करना है। ठीक। तो सबसे फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में ड्यू टू इट्स मोशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन अगर एनर्जी हो कंटेन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तब उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो हम सिंपली मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन करते हैं द एनर्जी possessed by a body due to its motion, position और कॉन्फ़िगरेशन, तब उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब इस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन की वजह से, पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो ये एनर्जी दो पार्ट में, एक होती है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और एक होती है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, एंड उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन क्या क्या होते हैं, वो सारे टर्म यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट यहाँ से डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपली बोलते हैं वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर उसके मोशन की वजह से, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मैं मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं कुछ उसके ऊपर वर्क डन करता हूँ, उस पर्टिकुलर वर्क डन के बेस पे वो मूवमेंट शुरू करता है, मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है, तब उस वेलोसिटी के बेस पे कुछ एनर्जी उसके अंदर कंटेन होती है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो आप सिंपल बोलिएगा द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इस पॉइंट पे इनिशियली एट रेस्ट, अगर इसके ऊपर कुछ वर्क डन की गई ताकि वो डिस्प्लेस करके किसी इस पॉइंट तक आ जाए, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई वो ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, तो उसकी यू की वैल्यू 0, हमने कुछ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया एफ ताकि कुछ डिस्प्लेसमेंट हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक dx, सो दैट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कुछ वेलोसिटी एक्वायर्ड हो जाए। मान लीजिए वेलोसिटी एक्वायर्ड कितना v, तब इस पर्टिकुलर वेलोसिटी की वजह से उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी इस पर्टिकुलर वर्किंग के बेस पे, तब उस एनर्जी को हम क्या कौन सी एनर्जी बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कैसे की जाए, तो सिंपली डिफाइन करते हैं लेट अ बॉडी initially at rest is acted by a force F
to displace it by dx. तो फोर्स भी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी है, सो इसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क डन की गई है. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट dx. हमने वहां पे थर्ड चैप्टर में एक्सेलरेशन के दो डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े थे. एक विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एंड टाइम, तो a इज इक्वल्स टू dt बाई dt, और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट v dv बाय dx. तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्म, चूंकि डिस्प्लेसमेंट का टर्म में डिफाइन करना है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर टर्म को यूज करते हैं. तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा एम वी डी वी ओवर डी एक्स टाइम्स डी एक्स. एम बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो उस बॉडी में स्टोर्ड हो जाती है एंड उसको मूव कराने में हेल्प करती है. तब उस पर्टिकुलर एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे देखिए dx एंड dx कैंसिल आउट. ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट, तो इसके लोअर लिमिट हो जाएगी 0 एंड फाइनली उसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली, तो उसकी वेलोसिटी v. तब ये हो जाएगा m v पे पावर 1, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट. तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पूरी वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर. ये सेम फॉर्मूला जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के लिए, बट हमने वहां पे डिफाइन किया था बाय सिंपली यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे हमने डिफाइन किया बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड. यहाँ तक कोई डाउट? अदिति ये समझ आया? ओके, पहले इसको नोट डाउन कीजिए. ओके, सो हमने काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट फॉर्मूला डिफाइन कर दिया. यहाँ पे m मास एंड v इज कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव करता होगा जब वो वेलोसिटी जिसमें जितना उसने एक्वायर किया ऑन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसके बेस पे. ठीक, तब हम यहाँ डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. इस पर्टिकुलर टर्म का एक रिलेशन डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लीनियर मोमेंटम एंड देन उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. हमें लास्ट चैप्टर में लीनियर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला पढ़ा था p इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी. सो इन दोनों टर्म में मास बीइंग कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेबल टर्म है, तो यहाँ से पहले v कैलकुलेट कर लीजिए. सो इट विल बी मोमेंटम बाय मास. इस वैल्यू को इस इक्वेशन पुट कर दीजिए, सो ये टर्म आ जाएगा हाफ m वेलोसिटी व्हिच मींस p ओवर m इसका स्क्वायर. सो ये टर्म आ जाएगा m ओवर 2 टाइम्स p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर. m m कैंसिल आउट, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ m. अब इस रिलेशन को देखिए, तो आपके पास एक रिलेशन आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ मास. इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, या p इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए यहाँ पे सिंपल 3 डिफरेंट पैरामीटर है
एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा मास और तीसरा लीनियर मोमेंटम, तब इसके बेस पे एक टर्म पूछा जाता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए इन क्वांटिटीज के रिलेशन के बेस पे। तो मैं कुछ ग्राफ डिफाइन करता हूँ पे। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास कीपिंग मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तब से ग्राफ कैसा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके लिए कर्व कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा ऐसे, ठीक। इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मास डिक्रीज करता जाएगा, पहले अगर मास यहाँ पे मास डिक्रीज करते जाए यहाँ पे, जैसे जैसे मास डिक्रीज करता जा रहा है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। या मैं उसका उल्टा बोलूं कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। तब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज आपके पास एक कार है और एक ट्रक है, और दोनों की मोमेंटम अगर सेम है तो किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो जितना मास कम होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए लाइटर बॉडी विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू हेवियर बॉडी अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तब। आई बात समझ। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से, मोमेंटम वर्सेस मास। यहाँ पे देखिए मोमेंटम एंड मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट जो एक्सपोनेंशियल है वो लीनियर एक्सपोनेंशियल नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है। हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में ग्राफ, तो वहाँ डिफाइन किया था किसी भी कोऑर्डिनेट की पावर अगर इवन है तो उसके उल्टे एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल कर्व बनता है, दैट इज पैराबोलिक। यहाँ पे पावर इवन है, दैट इज सिमेट्री अबाउट ऑपोजिट कोऑर्डिनेट, दैट इज मास। इसीलिए इसका जो कर्व होगा कुछ इस तरह से सिमेट्रिकल होगा, पैराबोलिक टू ऑपोजिट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मैं मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पे भी मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल, बट उस पे पावर स्क्वायर है, इसीलिए इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह से जाएगा, पैराबोलिक टू ऑपोजिट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मास इज कांस्टेंट। ओके, सो मेनली जो फर्स्ट कर्व है उसके बेस पे क्वेश्चन डिफाइन करता है और कुछ भी नहीं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं और रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ओके, सो हमने यहाँ से फर्स्ट टर्म डिफाइन किया, if two bodies have same linear momentum, then lighter body will have greater kinetic energy. अब देखिए नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर रिलेशन के बेस पे आपको बेसिकली परसेंटेज चेंज क्वेश्चन पूछ सकता है। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के दो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो चेंज है उन पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो 10% से कम है, या जो चेंज है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी के बीच में वो 10% से ज्यादा है। तो हम सिर्फ नेक्स्ट डिफाइन करते हैं परसेंटेज चेंज। तो फर्स्ट इसमें फर्स्ट पार्ट, if change
is less than 10%. अगर लेस देन 10% होता है तो उस पर्टिकुलर टर्म में आप एरर मेथड अप्लाई कीजिए, जैसा हमने डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा था, सेम उसी तरह। ठीक, जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ m, ये रिलेशन था। तो इसको अगर मैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ, सो डेल्टा k ओवर k इंटू 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए लीनियर मोमेंटम में पावर 2 है, एक्सपोनेंशियल रूल कहता है जो भी पावर है उसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाइड जाता है, सो इट विल बिकम 2 टाइम्स डेल्टा p ओवर p टाइम्स 100। तब ये जो पूरी क्वांटिटी होगी उसको मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्लस मास, उसमें पावर लीनियर है, सो इट बिकम्स 1 डेल्टा m ओवर m टाइम्स 100। ये डिफाइन करेगा परसेंटेज चेंज इन मास। तब इन पर्टिकुलर इक्वेशन के बेस पे मैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई बात समझ? ओके, तो ये डिफाइन करता है अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 10% हो तो उसके बेस पे हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, जैसे नीट में एक क्वेश्चन पूछा था, इफ percentage change in mass and velocity of a body is 2% and 1% respectively. Find percentage change in kinetic energy and linear momentum. एक बार कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अदिति सॉल्व हुआ? ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपको दे रखा है मास एंड वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज 2% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। मुझे फर्स्ट कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ बीइंग कांस्टेंट, उसको हटा दीजिए तो मेरे पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k ओवर k इंटू 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मास पे पावर 1 तो इसको लिख सकता हूँ डेल्टा m ओवर m टाइम्स 100 प्लस वेलोसिटी पे पावर 2 तो 2 टाइम्स डेल्टा v ओवर v इंटू 100। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, परसेंटेज चेंज इन मास पे रखा है 2 तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड परसेंटेज इन वेलोसिटी इज 1 तो उस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 बिकम्स 4%। ये समझ आया? यस सर।
सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पार्ट करूँ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम, आपके पास देखिए डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो अगर मैं इसमें परसेंटेज चिन्ह देखूं तो डेल्टा एम ओवर एम टाइम्स 100 प्लस डेल्टा वी ओवर वी टाइम्स 100। ठीक, यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट पे 1 है, तो परसेंटेज इन मास इज 2%, परसेंटेज इन वेलोसिटी इज 1%, सो ये पूरी वैल्यू कितनी जाएगी 3%। आई बात समझ? ओके, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अनदर टर्म डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया P इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी एंड उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। ओके, ये टर्म डिफाइन था जब मेरे पास परसेंटेज चेंज लेस देन 10% होता है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपका परसेंटेज चेंज मोर देन 10% हो तब उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए हम अलजेब्राइक मेथड यूज करते हैं। सो नेक्स्ट इज if change is more than 10%, तब इसके लिए अलजेब्राइक रूल देखिए क्या कहता है, और ये सेम रिलेशन कहाँ कहाँ पे यूज हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ एम, यहाँ पे एम बीइंग कांस्टेंट, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इस पर्टिकुलर लीनियर मोमेंटम के चेंज पे डिपेंडेंट होगा। तो मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन if P is changed by X%, अब इस चेंज में आइदर वो इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस ले सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कर लीजिए लीनियर मोमेंटम इनिशियल पी नॉट, तो उसने चेंज कर दिया X%, तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियल मोमेंटम प्लस और माइनस, प्लस टर्म यूज करेंगे जब वो इंक्रीज करता होगा परसेंटेज, और माइनस सब यूज करेंगे जब वो डिक्रीज करता होगा। X% रिलेटेड विद द इनिशियल मोमेंटम, तो X% ऑफ पी नॉट, तब इसमें से पी नॉट एंड पी नॉट कॉमन कर लीजिएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स ओवर 100, इतनी वैल्यू आएगी। तो ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम। अब इन मोमेंटम के बेस पे मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is simply momentum का स्क्वायर ओवर मास यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन, तो इसको लिख सकता हूँ मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ एम। सिमिलरली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर मतलब पी नॉट का स्क्वायर 1 प्लस माइनस एक्स ओवर 100 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एम। आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है, इन दोनों टर्म को यूज करके मैं परसेंटेज चेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सिंपल रिलेशन होता है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टाइम्स 100। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज में काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इन दोनों वैल्यू में देखिए पी नॉट स्क्वायर ओवर 2m दोनों में सेम सेम टर्म है, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, पी नॉट स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ m कॉमन अगर मैं कर लिया न्यूमरेटर में, तो फाइनल की वैल्यू ये टर्म बच जाएगी, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स ओवर 100 उसका स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय इनिशियल पी नॉट का स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ m, ये पूरा पार्ट एंड ये पूरा पार्ट सेम सेम टर्म कैंसिल आउट इनटू 100, तो पूरा आपके पास जो फॉर्मूला बच जाएगा वो कुछ इस तरह 1 प्लस और माइनस एक्स ओवर 100 स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए टर्म
अगर ये प्लस में होगा तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो पूरी वैल्यू इंक्रीज करके 1 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ये टर्म माइनस में होगा तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद 1 से छोटा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। परसेंटेज हम इंक्रीज डिक्रीज डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्लस और माइनस, तो हमें कैलकुलेट करना होता है मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड लगा लेते हैं इनटू 100। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ। यहाँ पे प्लस डिफाइन करते हैं इंक्रीज के लिए एंड माइनस डिफाइन करते हैं डिक्रीज होने के लिए। यस सर। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, जब मोमेंटम अगर चेंज करता हुआ x% तो उसके बेस पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम रिलेशन अगर मैं उल्टा पूछूं कि आपके पास रिलेशन दे रखा हो, इफ काइनेटिक एनर्जी इज चेंज बाय y%, तब उसके बेस पे सॉल्व करना हो मोमेंटम में क्या इफेक्ट हो रहा होगा उसके बेस पे। तो मोमेंटम कैलकुलेट करने का रिलेशन E इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो पहली चीज कैलकुलेट कीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितनी है, तो उसको मैंने K नॉट मान लिया। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में प्लस और माइनस y% ऑफ इनिशियल, तब इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉमन कर लीजिए K नॉट, ये बच जाएगा 1 प्लस माइनस y/100। अब इस काइनेटिक एनर्जी जो दो टर्म दे रखे हैं उसके बेस पे आप मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए। सो मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू रूट अंडर 2m टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम फाइनल इक्वल्स टू अंडर रूट 2m टाइम्स K नॉट 1 प्लस और माइनस y/100 फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बेस पे। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज in linear momentum, P is equals to momentum final minus momentum initial divided by momentum initial into 100। इन दोनों पार्ट में देखिए कुछ पार्ट कॉमन है, ठीक, जैसे अगर मैं ये पार्ट पूरा इतना रूट एंड ये पार्ट पूरा इतना रूट, अगर मैं दोनों में कॉमन कर लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस माइनस y/100। ठीक, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2m टाइम्स K नॉट अगर मैंने कॉमन कर दिया, तो इस पार्ट से कॉमन करूंगा तो आपके पास बच जाएगा रूट अंडर 1 प्लस माइनस y/100 देन -1 होल डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम 2m टाइम्स K नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट। ठीक, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अगर मेरे पास इंक्रीज करता होगा तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, डिक्रीज करता होगा तो पूरी वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है। सॉल्व करने के बाद ये इस पर्टिकुलर टर्म से छोटा हो सकता है, तो आप मॉड ले लीजिए यहाँ पे ताकि पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तब मेरे पास आंसर बच जाएगा 1 प्लस माइनस y/100 रूट अंडर -1 मॉड इंटू 100। तो ये डिफाइन करता है अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो बाय सम परसेंट पाई, तो उसके बेस पे मोमेंटम में कितना परसेंट चेंज हो सकता है, उसके लिए रिलेशन डिफाइन करता है। यहाँ तक सब कुछ समझ आया देखिए।
ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ उसको बेस्ड। डन अदिति? ओके, अब देखिए इसके बेस पे ये रिलेशन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इस पे क्वेश्चन सकते हैं। फिजिक्स में ये सेम रिलेशन इसी तरह से, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर पर सम कांस्टेंट, ये सेम रिलेशन होता है। आप वहाँ पे टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम यूज कीजिएगा। वहाँ पे टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर L बाई G, हमने ये पढ़ा था सिंपल पेंडुलम के लिए। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो यही सेम रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर G। तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे टी स्क्वायर L के प्रोपोर्शनल है, सेम एज टी स्क्वायर K के प्रोपोर्शनल था उसी तरह से। तो यहाँ पे भी अगर पूछे आपसे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज चेंज बाय x% और y%, तो इसके टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, या अगर टाइम पीरियड चेंज कर गया x% और y% लेंथ में कितना चेंज किया गया होगा, ये सारी चीजें सॉल्व करना। ठीक, तो सिमिलर रिलेशन बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्टली सेम। फिर आप नेक्स्ट ये टर्म पढ़िएगा आगे, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। अगर मैं आरएमएस वेलोसिटी बोलूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड बोलूँ, तो उसके बेस पे v इज इक्वल्स टू रूट अंडर गामा टाइम्स प्रेशर ओवर रो। ये p प्रेशर को डिफाइन करता है। डेंसिटी ऑफ गैस, ये मेरे पास गामा कोई कोएफिशिएंट है आगे जाने का। तो यहाँ पे भी अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो v स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू गामा ओवर रो बीइंग कांस्टेंट। तो ये प्रेशर के कैसा है, प्रोपोर्शनल विथ लीनियर पावर। तो इसी तरह का जहां कहीं भी रिलेशन हो जिसमें एक पावर स्क्वायर हो और दूसरा पावर लीनियर हो, तो सेम प्रोपोर्शनलिटी बिहेवियर के बेस पे वो सेम परसेंटेज चेंज हर जगह एक्ट कर सकता है। आई बात समझ? ओके, अब इसके बेस पे क्वेश्चन कुछ खास नहीं होता, सिंपली आपको वैल्यूज गिवन होती है, इनको पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछे इफ p is increased by 300%, find percentage change in kinetic energy. If kinetic energy is increased by 44%, find percentage change in linear momentum. सिंपली आप फॉर्मूला पुट कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
Aditi done? Oh, 69%. कैसे सॉल्व हुआ? सेकंड वन सॉल्व कीजिए. ओके, देखिए फर्स्ट वन इज P is increased by 300%. तो हमारे पास एक रिलेशन था, percentage change in kinetic energy is equals to 1 plus percentage in linear momentum, which is 300 divided by 100 square minus 1 mod into 100. ये हो जाएगा 300 and 100 cancel out, तो 3 plus 1 4, उसका square 16 minus 1 15, so it becomes 15%. आपका 69% कैसे आया? Okay, second part, percentage change in linear momentum delta P is equals to formula था 1 plus by, which is 44 over 100 root under minus 1 into 100. अभी वैल्यू होती 100 plus 44 is 144 divide by 100, तो इसका स्क्वायर रूट लेते तो 12 over 10. 12 over 10 means 1.2 minus 1 is 0.2 into 100 is equals to 20%. अच्छा समझ गया. ओके, यहां तक कोई डाउट? सो हमने यहाँ तक डिफाइन कर दिया, अगर मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसके बेस पे काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, इन सब के बीच में रिलेशन है, परसेंटेज चेंज कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने डिफाइन कर दिया. अगर मान लीजिए वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट ना हो, वेरी करती हो, टाइम डिपेंडेंट या पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन हो, उसके बेस पे कैसे सॉल्व करते हैं? तो सिंपली मेरे पास वेलोसिटी दो तरह से हो सकती है, या तो मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या तो मेरे पास वेलोसिटी वेरिएबल मींस टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन. कांस्टेंट हो तो नॉर्मल जो हमने अभी तक फॉर्मूला यूज किया था काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर, उसको यूज करते हैं. बट वेरिएबल होता है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के बेस पे पुट करते हैं, तब इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एक रिलेशन, जैसे मैंने डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी इस टर्म से. यहाँ पे बेसिकली रिलेशन था एम वी डी वी, एंड इस पर्टिकुलर वी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया था कि वी किसी और फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं था, इसीलिए डायरेक्टली. अगर मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ पे किसी और फैक्टर पे भी डिपेंडेंट हो, जैसे इस पॉइंट पे, तब वहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपली m बीइंग कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम्स dv, इसका इंटीग्रेशन. अब ये v जो वेलोसिटी है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, कुछ भी. इनके बाद पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, रिलेशन आ जाएगा. जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ. सपोज कर लीजिए आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू दे रखा है 5 times t square और पूछे कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन. तो पहला पार्ट, इस पर्टिकुलर रिलेशन मुझे दो चीज पता होनी चाहिए, वेलोसिटी एंड dv. वेलोसिटी तो गिवन है, dv आपको गिवन नहीं है, तो dv कैसे कैलकुलेट करें? तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो dv ओवर dt, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, 5 बीइंग कांस्टेंट, बाहर t स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 2 टाइम्स ऑफ t. ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था x टू द पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन nx n minus 1, सेम उसी पर्टिकुलर टर्म के बेस पे.
अब मुझे यहाँ से dv की वैल्यू निकालनी है, सो dv इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ e dt। अब इस रिलेशन में आपको दोनों चीज पता चल गई, ठीक, वेलोसिटी की वैल्यू पता है आपको कितना, एंड dv की वैल्यू पता है आपको कितना। इन दोनों वैल्यूज को एबव इक्वेशन में पुट कर दीजिए एंड देन सॉल्व कर लीजिए, तभी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m, v is 5 times of t square and dv is 10 times of t dt integration, m being constant, 5 to 10 are 50 constant, तो 50m कॉमन, यहाँ बचेगा t स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा t, तो ये becomes t cube dt इंटीग्रेशन। अब सिंपली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा था, x to the power n dx is equals to, जितना पावर हो उसमें 1 प्लस करते हैं एंड अपनी टर्म से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे पावर क्यूब, तो उस पर पावर 4/4 की पूरी वैल्यू हो जाएगी 25/2 m टाइम्स t raised to the power 4। अब कोई भी टर्म आपको गिवन हो, एक मास के टर्म में, टाइम के टर्म में, उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन गिवन होता, जैसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, if velocity is equals to 2 times under root x, then find kinetic energy for the displacement from 0 to 4 for a mass of 2 kg block। ठीक, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मास ऑफ ब्लॉक दे रखा है 2 kg and we have to integrate from 0 to x is equals to 4। तो पहला पार्ट में क्या करूँ, यहाँ से dv की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ। पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो हो जाएगा dv over dx is equals to 2 being constant, यहाँ पे रूट x है, रूट x को अगर मैं एक्सपोनेंशियल में लिखूं तो x रेज़ टू द पावर हाफ लिखूंगा, तब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा n x n minus 1, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी हाफ x, हाफ माइनस 1 बिकम्स माइनस हाफ, तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 over अंडर रूट 2x, 2 अंडर रूट x। अब इसी चीज का डिफरेंशिएशन 1 over 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट x, 2 and 2 gets cancel out, so यहाँ से dv की वैल्यू सॉल्व करिए 1 over रूट x टाइम्स dx। अब आपके पास दोनों चीजें पता चल गई, ठीक, इस पर्टिकुलर रिलेशन में आपको v भी पता है यहाँ पे एंड आपको डी भी पता है इस पर्टिकुलर रिलेशन के अकॉर्डिंग, दोनों टर्म पुट कर दीजिए एबव इक्वेशन में, मास एंड लिमिट पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए रिलेशन को। ओके अदिति, कोई डाउट यहाँ पे? ओके, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए राइट साइड वाले प्रॉब्लम को। देखिए इस टर्म में आपको डी भी पता है एंड डी पता है, इन दोनों टर्म को इस एबव इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m
b की जगह पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स और dv की जगह पे हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स dx। ये रूट एक्स एंड ये रूट एक्स कैंसिल आउट। मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 kg, यहाँ पे 2 टू द 4 बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचा dx का। dx से कोई भी कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 1 एंड 1 को x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। तो x रेज़ टू द पावर 0 तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 मीन्स x रेज़ टू द पावर 1, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ x। लिमिट फ्रॉम 0 टू 4 तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 4 जा 16 तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 16 जूल। आया समझ? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन अदिति? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट डिफाइन करते हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी दो डिफरेंट वे में डिफाइन कर दिया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता एंड वेलोसिटी वेरिएबल होता उसके बेस्ड पे। एक अनदर रिलेशन होता है व्हिच इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई ब्लॉक ले लीजिए। ये ब्लॉक अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, सपोज कर लीजिए ये वेलोसिटी से मूव कर रही है किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, ठीक? This is moving towards this at some initial velocity u। तो अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करूं, कोई वर्क डन ना करूं, तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज होगा? तो हम सिंपली डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो जिस स्टेट में होगा उसी स्टेट में मूव करने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क डन की गई, मतलब कुछ फोर्स अप्लाई किया गया ताकि डिस्प्लेसमेंट के बेस पे कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ले। dx डिस्प्लेसमेंट के बेस पे उसके पास कुछ वेलोसिटी एक्वायर्ड हो गई, कितनी v। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी के बेस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी कंटेन थी जिसके बेस पे वो मूवमेंट कर रहा था। जैसे हमने कुछ वर्क डन किया उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज आना मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज किस बात पर डिपेंडेंट होगा? उस पर्टिकुलर अप्लाइड वर्क डन के बेस पे। इसी पर्टिकुलर रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सिंपली डिफाइन करते हैं कि जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी भी हो सकती है, तो वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी को इंक्रीज करा सकता है। अगर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स होगी तो वो रिटार्डेशन कॉज करेगा, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। वेलोसिटी का चेंज होना मीन्स काइनेटिक एनर्जी का चेंज होना। तो मैं सिंपली यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी is equals to applied work done on that particular system or that particular body। ठीक? अब देखिए इस चीज को प्रूव कैसे किया जाए। ठीक? मैंने यहाँ मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है which is moving with initial velocity u। कुछ फोर्स अप्लाई करने के बेस पे, कुछ डिस्प्लेसमेंट dx के बेस पे उसके पास वेलोसिटी चेंज हो कितनी हो गई v।
consider a block initially moving at U is acted by force F, which on action acquires velocity V and displacing by dx. तब इसके बेस पे वर्क डन is equals to force times displacement. फोर्स को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू dx. एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ m टाइम्स v dv ओवर dx टाइम्स dx. dx कैंसिल आउट, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा m टाइम्स v dv इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम इनिशियल u टू फाइनल v, ये हो जाएगा वर्क डन dw इंटीग्रेशन. तो dw को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा w, ये हो जाएगा मास, v को इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाएगा v स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि उस पर पावर 1 था तो इंटीग्रेट करने में पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2. इसकी लिमिट पुट कीजिए तो इनिशियल लिमिट u फाइनल लिमिट v, तो पूरा टर्म आ जाएगा हाफ m अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस हाफ m लोअर लिमिट u स्क्वायर. इन टर्म्स को मैं बोल सकता हूँ कि वो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं. तो ये डिफाइन करता होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डिफाइन करता होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो मैं इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू अप्लाइड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी. तब इसके बेस पे अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस पे, तो सिंपली आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और द गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू अप्लाइड एक्सटर्नल वर्क डन. सो द गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी is equals to applied work done. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बेस पे आपको कुछ अलग अलग प्रॉब्लम सिखाता हूँ. ओके, अब इसके बेस पे अलग अलग तरह से प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे मैं कुछ आसान आसान से प्रश्न देता हूँ. क्वेश्चन एनसीईआरटी में सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है, यहाँ पे सरफेस में कुछ रफनेस है किसी पर्टिकुलर रीजन से. ये मेरे पास रफनेस कुछ यहाँ पे x is equals to 0.1 meter, x is equals to 2.1 meter, 2.
0 मीटर। एंड इस रफनेस की अपनी कुछ वैल्यू है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पाथ F is equals to minus of 0.5 over x। ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है ओवर दिस पर्टिकुलर रीजन। अब कहता है कि कोई एक ब्लॉक है जो इस पर्टिकुलर सरफेस पे मूव कर रहा है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक जो मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में एंटर किया, जैसे ही इस रीजन को क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा वो कैलकुलेट करना है। सपोज कर लीजिए जो ब्लॉक है वो 2 kg 1 kg ब्लॉक मूविंग इनिशियली एट 2 मीटर पर सेकेंड। तब बताइए आफ्टर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर रफ पैचेस उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया अदिति? Yes. यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is moving on smooth horizontal surface at 2 meter per second, enters into a rough region which is offering a force of minus 0.5 over x, then find its final velocity after crossing that particular region। देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो आप सिंपल ये बोलिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली मूव कर रहा था विद दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो इसके पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। मास दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखी है, उसके बेस पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो सकती है मेरे पास कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। मास रिमेन्स 1 kg, वेलोसिटी की वैल्यू आपको नहीं पता है। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रीजन कुछ रेस्ट्रिक्टिव फोर्स और अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता होगा उस ब्लॉक के ऊपर। तो ये मेरे पास जो फोर्स है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। हमने शुरू में पढ़ा था वर्क डन दो डिफरेंट वे में कैलकुलेट करना। अगर वर्क डन में फोर्स कांस्टेंट हो तो सिंपली फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, अगर वेक्टर के टर्म में दे रखा हो तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम। अगर मेरे पास फोर्स वेरिएबल है तो हम कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज सिंपली फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेरिएबल टर्म है, एंड इंटीग्रेट कर दीजिए। सो एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 0.5 बीइंग कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx ओवर x लिमिट 0.1 टू 2.0। इसका इंटीग्रेशन कुछ याद है आपको? अदिति इस पर्टिकुलर टर्म को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? आप एक बार कोशिश कीजिए पहले वर्क डन सॉल्व करने की, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है ना dx over x, so we have to integrate this particular 1 over x with respect to dx।
सर इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था। 1/x का इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है? देखिए, आपने इसको इस तरह से लिखा होगा, 1/x x को ऊपर ले गए तो इसका पावर हो गया नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उसमें 1 प्लस करते हैं एंड सेम टर्म से डिवाइड करते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी x raised to the power 0/0 which is not defined। एक्चुअली में इसका इंटीग्रेशन इस तरह से नहीं होता, 1/x का इंटीग्रेशन सिंपली log of x होता है। एक मिनट अनकमिंग। दीदी समझ आया? यस सर। इसको इंटीग्रेट करूंगा कुछ इस तरह, -0.5 1/x को इंटीग्रेट कीजिएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ x लिमिट 0.1 to 2.0 पर अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.5 ln upper limit that is 2.0 minus lower limit ln 0.1 इस तरह। log m minus log n is log m over n, so it will becomes -0.5 ln 2 divided by 0.1 इस तरह से। पॉइंट हटाएगा तो ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा, मतलब ln 20। अगर ln 20 की वैल्यू आप देखिएगा, उसकी वैल्यू अप्रॉक्स, एक मिनट कैलकुलेट कर लूं, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग कि ln 20 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -0.5 इसकी वैल्यू 3, सॉल्व होकर कितना आ गया -1.5। जो ये समझ आया? यस सर। अब वर्क ने थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। क्या कहता है? वर्क डन इज सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उस पर्टिकुलर रिलेशन के बेस पे सॉल्व हो जाएगा एंड वहां से मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक बार अप्लाई कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। सर वेलोसिटी निकालने के लिए एक मिनट। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कीजिए, मींस यस सर। वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जो जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट कीजिए, सिर्फ अननोन टर्म आपके पास वेलोसिटी बच जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा। सर नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन। हाँ, यहाँ पे जो वर्क डन है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बेस पे है, इसीलिए उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज कराएगा, इसलिए हम नेगेटिव इंक्लूड करते हैं उसमें। मतलब वो लॉस ऑफ एनर्जी कराएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। √7। Work done is simply kinetic energy final minus kinetic energy initial. So we have to calculate kinetic energy final. So kinetic energy final would be equals to work done plus kinetic energy initial. So half m v square is equals to work done is minus of 1.5 and kinetic energy initial is half, mass is 1, velocity is 2, square 4, 2 and 2 gets cancelled out, so initial kinetic energy is 2 joule। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 2
तो ये जाएगा v square over 2 is 0.5, so v square is equals to 1, so v is equals to 1 meter per second. सर मैंने तो माइनस का साइन लाइक हटा दिया था। नहीं, मैंने कहा ना कि वर्क डन जो है वो लॉस Yes. कराएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, वो लॉस कराएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, लाइट, किसी भी फॉर्म में, इसीलिए उसको इंक्लूड करते हैं। Yes sir. समझ आ गया? Yes sir. नोट डाउन कर लिया आपने? एक मिनट। Yes sir. एक अनदर क्वेश्चन कीजिए। A bullet of mass 200 gram is fired at 200 meter per second into a wooden segment having width 20 centimeter. If bullet emerges out at 100 meter per second, find work done by the resistive force of wood and force. That resistive force. कोशिश कीजिए एक बार। उसने कहा कि कोई वुडन सेगमेंट है ये, ठीक, इसकी विड्थ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कोई बुलेट इसमें फायर किया जाता है, सपोज कर लीजिए यहाँ से, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से इमर्ज आउट करता है बाय पेनिट्रेटिंग एट 100 मीटर पर सेकेंड, एंड इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ एंट्रिंग दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ इमर्जिंग दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी में चेंज आया मींस काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, एंड वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कौन कराया होगा? इस पर्टिकुलर वुडन सेगमेंट की वजह से जो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करता होगा उसकी वजह से। तो बताइए कितना रेजिस्टिव वर्क डन हुआ और रेजिस्टिव फोर्स कितना हुआ, कैलकुलेट कीजिए। सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए।
सॉल्व हुआ दीदी? Sir, 1 minute. Sir, negative 7,500 joules. Work done is simply change in kinetic energy. So W is equals to kinetic energy final minus kinetic energy initial. So half and constant कर लीजिए V minus U. Half mass is 200 gram. So 200 divided by 1000. V final is 100 square means minus U initial is 200 square. Those who cancel out, 2 and 2 cancel out, 1/10. इन दोनों में से 100 का स्क्वायर अगर कॉमन कर लीजिए मींस 10 टू द पावर 4 कॉमन तो हो जाएगा 1 - 4, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी -3 into 1000 -3000. कैलकुलेशन में कोई गलती? Yes, sir. मेरा सही है, आपका सही है? सर इसमें वुडन प्लैंक की लेंथ हाँ, ऐसे- 20 सेंटीमीटर की वर्क दे रखी है, तो मैं वर्क डन लिख सकता हूँ. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. Yes, फोर्स sir. जो कि वुडन सेगमेंट ऑपोजिशन अप्लाई करता होगा उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट x. तो आपको वर्क डन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो फोर्स इज इक्वल्स टू Yes, वर्क sir. डन माइनस ऑफ 3000 डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर 1/5 means minus 3 5 15 न्यूटन. समझ आया? Yes. इसको लिख लीजिए. Yes, sir. लिख लिया? Yes, ओके, sir. सो हमने काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी अलग अलग टर्म हो सकते हैं हमने सारे डिफाइन कर दिए. ठीक है, वर्क एनर्जी टर्म डिफाइन कर दिया. ठीक है, सो इतना आप पढ़ के रखिएगा. जितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं आपको कोशिश कीजिएगा फिर से सॉल्व करने की. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी शुरू करते हैं. ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट आज क्लास से रिलेटेड? No, sir. ओके देन. Thank you, sir.